बात उन दिनों की है जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए हॉस्टल में रहने की बजाय मैंने शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फ़ैसला किया था। शहर में अकेले रहना बोरिंग हो सकता है, यह सोचकर मैं अपने साथी को अपना रूममेट बना लिया था। फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान सर पर था, इसलिए मैं इसी में बिज़ी रहता था, पर विकास को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहाँ जाने की धुन सवार थी। जब विकास अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि विकास लौटकर मुझे बोला, भाई ये बता कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। विकास और मदद, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है, ज़रूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने का क्या हुआ? यार, बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीद कर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। मुझसे रहा ना गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे दिल्ली जाना है। इस समय वहां जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतज़ार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? विकास ने उस औरत से बात की तो वह बोली, रात के 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद यह स्टेशन सुनसान हो जाता है। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, यह सोचकर तुमसे पूछने आ गया। विकास मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो भाई विकास, हम लोग यहाँ बैचलर हैं, किसी की मदद करना तो ठीक, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालकिन पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे कि राजेश की भाभी है, यह डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गाँव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता है। विकास ने एक उपाय सुझाया, आपको बताते चले कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर भी एक लड़का किराए पर रह रहा था। वह वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है, राजेश को सारी बातें समझा दो। विकास तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ राजेश के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ विकास, उसे ले आओ, और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को राजेश की भाभी बताएं। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मुझे पढ़ने दो यार, एग्ज़ाम सर पर हैं, मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं बहाना करते हुए बोला, अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो। वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी? एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज की शाम किसी की मदद के नाम, मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया जहां वह औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि न जाने कैसी औरत है, पर इस समय मैं कुछ नहीं बोला। स्टेशन से बाहर आकर मैंने 2 रिक्शे वालों को बुलाया। मुझे ठोकते हुए वह औरत बोली, 2 रिक्शे की क्या ज़रूरत है, एक ही में एडजस्ट कर चलेंगे, बेकार में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पर हम एक ही रिक्शे में कैसे चलेंगे? मैंने सवाल किया। वह बोली, देखिए ऐसे चलेंगे, कहकर वह रिक्शे की सीट पर ठीक बीच में बैठ गई और अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों ओर बैठ जाइए। वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसों की बड़ी किल्लत थी। अगर उस समय इस तरह से कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। हमारे बैठते ही अपने एक एक बच्चे को उसने हम दोनों को थमा दिया। हमारी अजीब हालत थी, हम उसकी मदद कर रहे थे या वह हमसे ज़बरदस्ती मदद ले रही थी। कमरे पर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। विकास ने उसे सारी बात समझाकर राजेश के कमरे में ठहरा दिया। मैंने
मैंने विकास से कहा, भाई जब यह औरत हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। विकास खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि विकास को आज क्या हो गया है। जितनी तेज़ी से गया था उतनी ही तेज़ी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौटा था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों राजेश के साथ यहीं खा लेंगे, मैं विकास से कहा। विकास खाना देने ऊपर के कमरे में गया और तकरीबन आधे घंटे बाद लौटा। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी भाई? उसके कहने पर मैंने इसी के साथ खाना खा लिया। विकास धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आओ राजेश हम दोनों खाना खा लें, हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे और यह तो तुम्हारी भाभी के साथ खाना खा आया है। मैंने मजाक करते हुए कहा। राजेश को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए खाने की थाली सजाने लगा। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे, इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और विकास को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है, विकास टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैं और राजेश टहलने के लिए निकले। तकरीबन आधा घंटे के बाद लौटे। वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। राजेश ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है विकास भैया भाभी के पास गए होंगे, हो सकता है जाकर देखो। मैंने राजेश से कहा। थोड़ी देर बाद राजेश और विकास हंसते मुस्कुराते सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मज़ा किया है भाई, सच में मज़ा आ गया। उतरते ही विकास ने कहा, पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को विकास और राजेश की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वे दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले हैं, दोनों ने एक सुर में कहा। थोड़ी देर बाद विकास ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है। इतनी रात को? बोलो क्या बात है? उसने पूछा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने पूछा, अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा? उसने कहा, तुम चाहो तो भाभी जी के मज़े ले सकते हो। मैं थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्या बक रहे हो विकास, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसने कहा, भाई अच्छा मौका है, चाहो तो हाथ साफ कर लो। विकास के चेहरे पर इस समय एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा। इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने उससे बात कर ली है, एक बार के लिए 700 रुपये में सौदा पक्का हुआ है। विकास, आखिर तुम अपने असली रूप में आ गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारी असलियत सामने आई। मुझे पहले से ही शक हो रहा था, पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा क्या खाक कर रहे हो? विकास कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। राजेश अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद विकास बोला, ठीक है भाई सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 7 बज चुके थे। राजेश की तथाकथित भाभी हमारे कमरे में बैठी थी। राजेश और विकास भी उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके ही उठने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते हुए वह बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ बख्शीश तो दे दीजिए, उसने हंसते हुए कहा। बख्शीश किस बात की? मुझे हैरानी हुई थी। क्या मिस्टर, आपके दोस्त ने 700 में एक बार की बात कर मेरी इज्जत को सौदा किया था। इन दोनों ने 2 बार मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह पूरे 2800 रुपये बनते हैं। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चिल्लाकर बताने लगी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे तो तुम लोगों की इज्जत गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने विकास और राजेश की ओर देखा। वे दोनों सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझे कोई भी नज़रें नहीं मिला रहा था। मैं सारी बात समझ चुका था। यह भी जानता था कि विकास और राजेश के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उससे 2800 रुपये देता हुआ बोला, लीजिए अपने पैसे। पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि इज़्ज़त आखिर है क्या। कल उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था और आज अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़े। इस तरह कहने को तो दुनिया की नज़रों में हम सभी की इज़्ज़त जाते जाते बची। वह औरत बाइज़्ज़त अपने रास्ते गई और हम अपने घर में। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई उस औरत के साथ मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, बल्कि उसकी मदद की और वही मेरी इज़्ज़त उतारना चाहती थी।
थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।